वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई में फ्यूल्स एंड कंबशन की स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारा बीएमई का चैप्टर नंबर 2 है। और दोस्तों, आज का हमारा इसमें लेक्चर नंबर जो है 7 है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 है। और इससे पहले दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 6 जो है इस चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखा हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो लेक्चर नंबर हमारा 6 भी था ना, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने देखे थे डेरिवेशन के बारे में। और जो डेरिवेशन है उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देखे थे, और वो भी जो है कि हमारे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन थे, उनको हमने देखे थे। और जो कि दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, और इसमें हम लोग आंसर उपकरण द्वारा फ्लू गैस का विश्लेषण के बारे में देखेंगे। और जो कि दोस्तों ये जो हमारा है एकदम हाईलाइट क्वेश्चन है आंसर उपकरण, ठीक है ना, इस चैप्टर का। ये जहां तक है एकदम मान के रखिए कि जरूर का जरूर आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। और दोस्तों जहां तक है इसको हम आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग एक बार यहीं पर देख लेंगे ना, आप लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ तक कि आपको दोबारा यदि नहीं पढ़ेंगे तभी भी आपको इतना है कि आपको एकदम दिमाग में पूरा सेटअप हो जाएगा, यदि अच्छे से हमारे लेक्चर देखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा एक लेक्चर और रहेगा, जिसमें हम लोग फ्लू गैस द्वारा जो हमारा क्वेश्चन है उनको देखेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है ना। वही लास्ट रहेगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए दिया आंसर उपकरण द्वारा फ्लू गैस का विश्लेषण। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लू गैस, ठीक है ना। बात आती है फ्लू गैस कि फ्लू गैस होता क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए जो फ्लू गैस हमारे होते हैं, हम आपको देखिए आपके हिंदी भाषा में जो कि आप इससे मतलब इसके बहुत करीब चीजें से गुजरे होंगे, उस माध्यम से बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए जो हमारा फ्लू गैस होता है, आप लोग जानते हैं कि मतलब जो ईंट का भट्टा होता है वहां पर चिमनियां होती हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ईंटों को पकाते हैं। और जो हमारी चिमनियां होती हैं, चिमनियों में क्या होता है दोस्तों, चिमनियों में जो होता है कि दहन भट्टियां होती हैं, ठीक है। देखिए यही बात आती है फ्लू गैस की, ठीक है, कि दहन भट्टियों में, ठीक, दहन भट्टियों में जो है ईंधन दहन में, ठीक है ना, जो दहन भट्टियों के जो दहन कक्ष होते हैं उसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप, ठीक, चिमनियों द्वारा जो गैसें उत्पन्न होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लू गैसें कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार कहेंगे कि जो ईंधन दहन होता है, मतलब भट्टियों के दहन कक्ष में ईंधन का दहन से चिमनियों के द्वारा उत्पन्न जो गैसें होती हैं उन्हें हम फ्लू गैसें कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। और इसका जो डेफिनेशन है हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ताकि इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं, फ्लू गैस। देखिए फ्लू गैस में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर पहला देखिए फ्लू गैस के बारे में। देखिए इसका हम लोग लिखेंगे कैसे, फ्लू गैस में। और थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, जो फ्लू गैस हमारा होता है ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना, उस हिसाब से। और देखिए फ्लू गैस में हमारे अवयव क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। अवयव जो ईंधन के अवयव होते हैं कौन कौन से इसमें सम्मिलित होते हैं। तो फ्लू गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और जल वाष्प होते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है ना, जो कि फ्लू गैस में अवयव होते हैं इतने जो सम्मिलित होते हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिए। फ्लू गैस जो है इसमें लिखेंगे ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसें जो भट्टी के दहन कक्ष में उपजती हैं तथा चिमनियों की ओर प्रवाहित होती हैं फ्लू
गैस कहलाते हैं, फ्लो गैस कहलाते हैं। इतना समझे आप। अब देखिए, अब इसमें जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैच करके लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जो है वही जो बताया आपको कि मतलब फ्लू गैस में लिखेंगे, फ्लू गैस में अवयव, ठीक है ना। अवयव जो होते हैं क्या होते हैं, पहला मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, और दूसरा क्या होता है CO जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कॉमा यहाँ पर N2 मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और देख लेते हैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प मतलब H2O, ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं जलवाष्प। ठीक है, इतना समझिए आप, ध्यान दीजिए। ये होता है हमारा जलवाष्प। जलवाष्प सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं और एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये इतने हमारे क्या होते हैं, फ्लू गैस में इतने अवयव हमारे पाए जाते हैं, ठीक, जब फ्लू गैस उत्पन्न होती है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ देखिएगा ध्यान से कि इसमें यदि ये जो हमारा H2O है मतलब जलवाष्प है, यदि जलवाष्प को निकाल दिया जाए तो हमारा बचता क्या है, CO2, CO, N2, O2, SO2, ठीक है ना। ये इतने जो बचते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं, जो हमारे इतना बचते हैं मतलब यदि हम जलवाष्प को निकाल दें इतने में से, ठीक है ना, ये जो फ्लू गैस का अवयव है इसमें से यदि जलवाष्प को हटा दें, ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा ये बचता है उसे हम लोग कहते हैं शुष्क फ्लू गैस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शुष्क फ्लू गैस कहेंगे, ठीक है ना। यदि जलवाष्प को हटा दिया जाए तो इतने अवयव को क्या कहेंगे, शुष्क फ्लू गैस या शुष्क दहन अवयव कहेंगे, ठीक है ना। इतना समझे आप, ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसा पूछता है कि शुष्क फ्लू गैस किसे कहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तथा इतने ही कह सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, शुष्क फ्लू गैस कहते हैं या शुष्क दहन अवयव कहते हैं, ठीक है। इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, इतना हो गया हमारा। अब देख लेते हैं इसमें दोस्तों, हम लोग फ्लू गैस के बारे में इतना अध्ययन कर लिए। अब देखिए, अब देखेंगे कि फ्लू गैस का विश्लेषण के बारे में, ठीक है। पहले देख लेते हैं फ्लू गैस का विश्लेषण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे आयसोटोप उपकरण द्वारा क्या होता है, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं फ्लू गैस का विश्लेषण के बारे में, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए फ्लू गैस का जो विश्लेषण होता है, देखिए फ्लू गैस में, ठीक है, अवयव में, फ्लू गैस के अवयव में जो होता है, फ्लू गैस के अवयव जैसे ये है, ठीक, फ्लू गैस के अवयव में, ठीक है ना, मात्रा जो होती है इसमें, फ्लू गैस के अवयव के मात्रा में, ठीक है, प्रतिशत जो होती है हमारी, इसकी प्रतिशत जो निकलती है, ठीक, प्रतिशत फ्लू गैस के अवयव में प्रतिशत जो हमारी संरचना होती है, ठीक है ना, उसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लू गैस विश्लेषण के द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है ना, ताकि इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या हमारा दूसरा मान लीजिए, फ्लू गैस का विश्लेषण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखेंगे फ्लू गैस में अवयव की मात्रा की, फ्लू गैस में अवयव की मात्रा, अवयव की मात्रा की प्रतिशत संरचना ज्ञात, मात्रा की प्रतिशत संरचना, प्रतिशत संरचना ज्ञात करने को फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं, फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं, इतना समझ में आप लोगों को। देखिए फ्लू गैस का विश्लेषण, फ्लू गैस में अवयव के मात्रा की प्रतिशत संरचना ज्ञात करने को क्या कहते हैं, फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा हो गया फ्लू गैस के बारे में इतना, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आरएसएस उपकरण द्वारा जो है फ्लू गैस का विश्लेषण होता कैसे है।
ठीक है ना, आर्सर उपकरण में। ठीक, तो उसके बारे में जो है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले एक चीज हम लोग लिख लेंगे कि मतलब आर्सर उपकरण में मतलब फ्लू गैस का विश्लेषण होता कैसे है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हम आर्सर समीकरण का जो है आर्सर उपकरण का, ठीक, उसका डायग्राम बनाएंगे ताकि उसे हम डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझा दें। उसके बाद चाहे तो वो भी दोस्तों यदि अच्छे से ध्यान दिए तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों यदि अच्छे समझ में आ गए तो आप लोग उसकी डिफिनेशन जो है खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी हम आपको अब आपकी अपनी भाषा में समझाएंगे ऐसा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं आर्सर उपकरण द्वारा फ्लू गैस का विश्लेषण में होता क्या है, ठीक है ना, मतलब इस उपकरण द्वारा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस उपकरण द्वारा, इस उपकरण मतलब करते क्या है इसके बारे में। इस उपकरण द्वारा, इस उपकरण द्वारा जो दोस्तों होता है हमारा, ठीक है ना, इस उपकरण द्वारा बॉयलर की फ्लू गैस में, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं बॉयलर, बॉयलर की फ्लू गैस, बॉयलर की फ्लू गैस के अवयव, के अवयव, के अवयवों का आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर, आधार पर फ्लू गैस का विश्लेषण होता है, ठीक है ना। आधार पर विश्लेषण देखते हैं, ठीक है ना, विश्लेषण ज्ञात करते हैं, करते हैं। देखिए जो हमारे बॉयलर की फ्लू गैस के जो अवयव होते हैं, ठीक है ना, इसमें जो फ्लू गैस के अवयव होते हैं उनका क्या देखते हैं हम लोग, आयतन निकालते हैं, मतलब इस उपकरण द्वारा, ठीक है ना। आर्सर उपकरण द्वारा क्या करते हैं, फ्लू गैस के जो अवयव होते हैं उनका आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, इस उपकरण के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसे जो है रफ करें और इसका डायग्राम के बारे में आपको बताएं। देख लेते हैं हम लोग आर्सर उपकरण का जो द्वारा फ्लू गैस का जो विश्लेषण है उसके डायग्राम के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें हम आर्सर उपकरण जो है कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिए, मतलब किस प्रकार, मतलब आपको बताया ना कि आर्सर उपकरण में जो है क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, मतलब जो बॉयलर के फ्लू गैस होते हैं उनके अवयव के आयतन का हम लोग विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, उसको ज्ञात करते हैं इस आर्सर उपकरण द्वारा, ठीक है ना, उसके आयतन का विश्लेषण देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये हम कुछ लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पे अभी मत केयर करिए, जो हम कहेंगे तभी, ठीक है ना। फिलहाल जो हम बता रहे हैं सिंपल तरीके से आपको बताएंगे और सिंपल उसी प्रकार इसका परिभाषा भी लिखना है और डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में यह दिया जाएगा तब, ठीक। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले इसमें दोस्तों पहले ये लिखेंगे, ठीक है ना, कि इस उपकरण द्वारा, ठीक है ना, इस उपकरण द्वारा, इस उपकरण में 3 फ्लास्क होते हैं, पहला ए बी तथा सी, 3 फ्लास्क होते हैं, ठीक है। इस उपकरण में 3 फ्लास्क होते हैं, ए बी तथा सी होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लास्क ए में जो होता है, यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग बाद में देख सके। देखिए जो फ्लास्क ए होता है उसमें, ठीक है ना, कास्टिक सोडा का घोल होता है, ठीक है ना, मतलब फ्लास्क ए जो है इसमें कास्टिक सोडा का घोल होता है जिसमें जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, ठीक है। अब देखिए जो फ्लास्क बी होता है, ये फ्लास्क बी में जो दोस्तों होता है पैराबैरिक अम्ल एवं कास्टिक सोडा दोनों होता है, ठीक है ना, जो हमारा ऑक्सीजन मतलब O2 को क्या करता है, शोषित करता है, इतना समझे। अब देखिए फ्लास्क सी जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यूप्रस क्लोराइड का घोल होता है जो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को शोषित करता है, इतना समझे आप लोग। देखिए यही चीज यहाँ पर लिखा था इसके बारे में। अब देखिए इतना हो गए, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे तथा इसमें एक D 3 मार्गी वाल्व लगा होता है, ठीक है ना, इसमें एक D 3 मार्गी वाल्व लगा होता है, ठीक, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, तथा इसके द्वारा जो है 3 मार्गी वाल्व लगा होता है। अब फ्लास्क ए तथा बी और सी तीनों क्या होते हैं, ए कामा बी कामा सी ऐसे स्मॉल में, ठीक है ना, इनके ऊपर जो है मुख पर, मतलब फ्लास्क ए बी तथा सी के मुख पर A B C वाल्व लगे होते हैं जो
डी जो हमारा 3 मार्गी वाल्व होता है ये मापन नली डी से संबंधित होता है, ठीक है ना, मापन नली डी से यहाँ पर संबंधित होता है, ऐसे बना देंगे। और जो कि मापन नली डी होती है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मापन नली डी में जो पानी का तल होता है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब तक जो होता है चिन्हित होता है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब तक चिन्हित होता है, ठीक है। ऐसा करेंगे। उसके बाद देखिए मापन नली डी के, ठीक, लिखेंगे मापन नली डी के तल पर, तल से जो है एक रबर ट्यूब द्वारा फ्लास्क ई को इस संबंधित होता है, ठीक है ना, कि मापन नली डी के तल द्वारा एक रबर ट्यूब के द्वारा फ्लास्क ई संबंधित होता है। और फ्लास्क ई में क्या होता है, वाटर होता है, मतलब पानी होता है, ठीक है ना, फ्लास्क ई में हमारा पानी भरा होता है। अब देखिए जो हमारा फ्लास्क ई होता है इसको ऊपर नीचे करने से, ये ऊपर नीचे करने के लिए लगा होता है, ठीक है, इतना लिख देंगे। और इसके ऊपर नीचे करने से हमारा जो मापन नली होती है, ठीक है ना, इसमें जो हमारा गैस दाब होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना, गैस दाब में क्या होगा, परिवर्तन होता है, ठीक, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद इसका आप करेंगे प्रयोग के बारे में, इसका मतलब प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक। तो देखिए सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वाल्व को पहले बंद कर देंगे, मतलब ये सभी वाल्व को बंद कर देंगे। उसके बाद जो है ये 3 मार्गी वाल्व को केवल खोल देंगे। खोलने के बाद ये देखिए ये जो फ्लास्क ई होता है ये नीचे होता है पहले, ठीक है ना, इसे क्या करते हैं हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो देखिए इसका जल जो है इसमें चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करें, क्या लिखेंगे कि फ्लास्क ई को ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे मापन नली डी में जो हमारे गैस होते हैं, पूर्व पहले से जो हमारे गैस दाब होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लास्क को ऊपर ले जाने पर, फ्लास्क ई को ऊपर ले जाने पर जो मापन नली डी में पहले से गैस होती हैं वो क्या होती हैं, डी वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाती हैं, मतलब बैलर की फ्लू गैस की ओर निकल जाती हैं, ठीक है ना, या फिर वायुमंडल में निकल जाती हैं, इतना कर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करते हैं, इसे जो ई को, ठीक है, ई को उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नीचे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा, तो इसे क्या करेंगे तब तक के लिए ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है ना, जब 100 सेंटीमीटर क्यूब तक यहाँ पर स्थिर हो जाएगा इसका जल, ठीक है ना। डी के देखिए यहाँ पर लिखे थे ना, पानी का तल 100 सेंटीमीटर चिन्ह पर जब स्थिर हो जाता है तो इसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब यहाँ से गैस से निकल जाएगा इसमें से, उसके बाद इसे क्या करेंगे नीचे कर लेंगे फ्लास्क ई को। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, डी 3 मार्गी वाल्व को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ए वाल्व को खोलते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों, इसके जब खोल देते हैं तब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, ई को फिर फ्लास्क ई को ऊपर ले जाएंगे, ठीक, फ्लास्क ई को ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, नली जो मापन नली डी होती है इसमें जो होता है, इससे जो इसका जल होता है, ठीक है ना, मापन नली डी का जो होता है, मापन नली डी में जो जल होता है वो क्या होता है, ट्यूबलेस, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है ना, फ्लास्क ए में कास्टिक सोडा के घोल में क्या होता है, मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो है CO2 को क्या करता है, देखिए फिर इसको क्या करते हैं, ई को, फ्लास्क ई को नीचे कर लेते हैं, तब ये मिला हुआ भाग क्या होता है, डी में चला आएगा, ठीक है ना। डी में आने के बाद ये जो इसमें घोल होता है, ठीक है ना, मतलब CO2 जो शोषित होता है, ठीक है ना, मतलब CO2 जो है मापन नली डी में आ जाती है जब फ्लास्क ई को नीचे देते हैं, तो क्या होता है CO2 मापन नली डी में आ जाती है और इससे यहाँ पर चिन्हित कर लेते हैं और इसका आयतन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, फ्लास्क ए का, ठीक, CO2 का मतलब आयतन ज्ञात हो जाता है यहाँ से। अब देखिए इसके बाद कहेंगे कि मतलब फ्लास्क ए के वाल्व को बंद कर देते हैं, उसके बाद फ्लास्क बी के वाल्व को खोलते हैं, ठीक, फ्लास्क बी के वाल्व को खोलेंगे तब क्या करेंगे, फिर इसको जो ई है हमारा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जो फ्लास्क ई है फिर इसे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद फिर वही प्रक्रिया होगी कि इसमें जो मापन नली डी का जो होता है, जो पानी होता है, ठीक है ना, मतलब इसका जो ऐसे कहेंगे कि मापन नली जो डी का जो नमूना होता है इसका, ठीक है ना, फ्लू गैस का जो नमूना होता है वो क्या होगा, बी का जब वाल्व खुला रहेगा तो ये क्या होगा, फ्लास्क बी में मिलता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन शोषित होता है ना। उसके बाद फ्लास्क ई को नीचे लेते हैं तो जो ऑक्सीजन शोषित होता है वो आके मापन नली डी में चला जाता है तथा इसको भी यहाँ पर चिन्हित कर लेते हैं और इसका यहाँ से आयतन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इतना समझे। अब ध्यान दीजिए, अब करेंगे, अब जो है ये जो
फ्लास्क बी होता है इसके वाल्व को बंद कर देते हैं। उसके बाद फ्लास्क सी के वाल्व को खोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ई फ्लास्क को ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद जो मापन नली डी का नमूना होता है उसे क्या करेंगे, फ्लास्क सी में चलाता है। जब फ्लास्क ई को ऊपर ले जाते हैं तो डी का जो नमूना होता है फ्लू गैस का वो क्या होता है, मापन नली सी में, फ्लास्क सी में चलाएगा। फ्लास्क सी में मिलने के बाद इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसमें मिलने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब फ्लास्क ई को नीचे लेते हैं उसके बाद ये निकल के कहाँ आ जाता है, मापन नली डी में, ठीक है ना, इसमें मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर इसको क्या करते हैं, चिन्हित करके इसका आयतन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी टोटल प्रोसेस होती है। बस इतना ही आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे हम बोले सिंपल, इसको जो है दोस्तों आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर से सुन के इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। सिंपल यही चीज है। देखिए जो चीज मेन थी वो हम यहाँ पर लिख दी कि इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बता दें। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 8 में, जिसमें हम लोग फ्लू गैस से संबंधित जितने न्यूमेरिकल है उसके बारे में देखेंगे। और दोस्तों अच्छे से तब पढ़ते रहिए, उसी को बताकर उसके चैप्टर नंबर 2 हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों जय हिंद, टेक केयर।